Good morning, everybody. I, Dr. Ramandeep, welcome you all on my channel. So, students, today we will be discussing a new topic. So, we have been discussing the chapter of working capital management. So, today's topic is management of working capital. So, what is the objective of managing the working capital, and what are the different approaches for the finance mix for the working capital? So इस पर्टिकुलर लेक्चर को डिस्कस करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट विल बी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई वी आर मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल, एंड द सेकंड वन इज व्हाट आर द अप्रोचेस टू डिटरमिन द फाइनेंसिंग मिक्स फॉर द वर्किंग कैपिटल। कि वर्किंग कैपिटल के लिए जो आपको फाइनेंस चाहिए होता है, वो फाइनेंस दो तरह का हो सकता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो इस बात को डिसाइड करना कि शॉर्ट टर्म से कितना पैसा आप लेंगे और लॉन्ग टर्म से कितना फाइनेंस लेंगे, इसके लिए कुछ अप्रोचेस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, वो आपको समझ में आएंगी और ऑब्जेक्टिव क्या है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो देखिए, वर्किंग कैपिटल को हम जो मैनेज करना चाह रहे हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, मींस ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का अमाउंट। सो हम जो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना चाह रहे हैं, वी आर मैनेजिंग द वर्किंग कैपिटल। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज टू मेंटेन द वर्किंग कैपिटल एट ए सेटिस्फैक्टरी लेवल। तो सेटिस्फैक्टरी लेवल क्या है? ऑप्टिमम लेवल, कि जिस लेवल के ऊपर ना तो आपको नुकसान हो, ना ही आपको एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल रखनी पड़े, तो एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। तो यही एक मेन ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, कि ये जो आप पूरी के पूरे मेथड्स लगा रहे हो, आगे हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, तो उन सब का पर्पस क्या है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। वर्किंग कैपिटल हमें डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चाहिए, बट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्यों वो ना तो वो ज्यादा होनी चाहिए ना वो कम होनी चाहिए। तो हमें पता लगा कि ऑब्जेक्टिव जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का वो है कि वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना एट ए सेटिस्फैक्टरी लेवल पे, या डिसाइड करना ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हम इसको यूं भी बोल सकते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज टू डिसाइड द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। तो अब हम बात करते हैं, कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। मेन ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया। सो द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमिन द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। वही सेम बात जो मैंने आपको बोली है, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम फर्म जो है वो एक एडिक्वेट या रीजनेबल इन्वेस्टमेंट करती है वर्किंग कैपिटल के अंदर, ना ही तो ये ज्यादा होनी चाहिए ना ही ये कम होनी चाहिए। उसके फायदे और नुकसान हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। तो सबसे बड़ा और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, एक ऑप्टिमम अमाउंट होना चाहिए, वो डिसाइड करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमिन द कंपोजिशन और यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ करंट एसेट्स। देखिए, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो ये पता करना होता है कि कितना अमाउंट आप हर एक इंडिविजुअल एसेट में लगाओगे। जैसे आपको पता है करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, आपका कैश हो गया, बैंक हो गया, इसके बाद डेटर्स हो गए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, फिनिश गुड्स में आप कितना लगा रहे हो, रॉ मटेरियल कितना ले रहे हो, ये सब बातें जो है वो सारी की सारी क्या है, करंट एसेट्स है। अब ये पता करना कि कितना कैश रखना है, बैंक में कितना अमाउंट होना चाहिए, डेटर्स कितने रखने होंगे, रॉ मटेरियल कितने का खरीदना होगा, कितने दिनों तक वो आपको रखना है, तो ये सब इंडिविजुअल करंट एसेट्स जो हैं इनका अमाउंट डिसाइड करना, ये भी किस में आता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आता है। तो हमें एवरेज अमाउंट कितना रखना है स्टॉक के लिए, डेटर्स के लिए, कैश कितना रखना है, ये सब भी बातें इंपॉर्टेंट होती है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तीसरा सबसे मेन बात जो है कि एक प्रॉपर बैलेंस रखना लिक्विडिटी में और प्रॉफिटेबिलिटी में।
आगे ये टॉपिक मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि जब भी आप वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करते हो, तो अगर आप ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखते हो तो उससे लिक्विडिटी इंक्रीज होती है, बट उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे बुरा असर पड़ता है। अगर आप वर्किंग कैपिटल कम रखते हो तो उससे लिक्विडिटी के ऊपर बुरा असर पड़ता है, बट उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस रखना होता है। तो ये कन्फ्लिक्टिंग सा टॉपिक है कि अगर आप वर्किंग कैपिटल कम रखोगे तो लिक्विडिटी तो कम हो जाएगी पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने वो जो वर्किंग कैपिटल कम ली है, इसका मतलब आपने कैश कम यूज किया, उस कैश को आपने बिजनेस में लगाया, उससे प्रॉफिट बढ़ता है। और अगर आप लिक्विडिटी ज्यादा रखते हो, वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखते हो, तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, मतलब आपके पास कैश डेटर्स आपके पास बढ़िया रहेंगे, रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा। बट अगर आपने ज्यादा वर्किंग कैपिटल यूज कर ली तो लिक्विडिटी तो ठीक हो जाएगी बट प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके जो कैश है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, वो यूं ही पड़े हैं, रिसोर्सेज आपके खराब हो रहे हैं, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर, कि हम जो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना चाह रहे हैं, उसको हम ढंग से यूज करना चाह रहे हैं, उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमारी वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमम लेवल पे हो, ताकि हमारी लिक्विडिटी भी बनी रहे और प्रॉफिटेबिलिटी को भी नुकसान ना हो। लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमिन द पॉलिसी और मीन्स ऑफ फाइनेंस फॉर करंट एसेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो एक पॉलिसी बनाओगे, आप एक तरीका खोजोगे, या फिर यूं कह लो कि वो क्या पॉलिसी होगी, क्या डिसाइड कर रहे हो आप कि जो करंट एसेट्स जो आप ले रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, उसके लिए फाइनेंस कहां से आएगा, व्हाट विल बी द मीन्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या है कि करंट एसेट्स जो है वो आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लोगे या फिर लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लोगे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसके ऊपर अलग अलग अप्रोचेज हैं, उसको भी हमें देखना होता है और डिसाइड करना होता है कि हम कितनी करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लेंगे और कितनी करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम ये डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट विल बी द फाइनेंसिंग मिक्स, और यू कैन से व्हाट विल बी द रिसोर्सेज ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंसिंग द करंट एसेट्स। करंट एसेट के लिए पैसा कहां से आएगा, आपको जो कैश है, आपके जो रॉ मटेरियल है, उसके लिए पैसा आप कहां से लाओगे, शॉर्ट टर्म से या लॉन्ग टर्म से। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे। तो उससे पहले ऑब्जेक्टिव हमें पता लग गया है। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि वर्किंग कैपिटल का ऑप्टिमम अमाउंट क्या होगा, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ये है कि जो आपके करंट एसेट्स हैं, जो आपका कैश है, बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सी करंट एसेट में कितना पैसा लगेगा, ये डिसाइड करना। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। थर्ड है एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव, एक बहुत बड़ा इश्यू है कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का क्या बनेगा। ज्यादा लिक्विडिटी होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, कम लिक्विडिटी होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों में एक बैलेंस रखना, ये भी कैसे डिसाइड होगा आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसाइड करेंगे। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि करंट एसेट्स जो आप बिजनेस के अंदर रख रहे हो, आपका कैश है, बैंक है, डेटर्स है, रॉ मटेरियल है, स्टॉक है, इनके लिए इनकी फाइनेंसिंग कहां से होगी, तो इसको देखते हैं ढंग से। तो इसी को ही आगे लेके चलेंगे। तो मीन्स ऑफ फाइनेंस फॉर करंट एसेट्स, देखिए दो सोर्सेज से आपको करंट एसेट्स की फाइनेंसिंग हो सकती है। अगर आपको करंट एसेट्स के लिए पैसा चाहिए तो करंट एसेट की फाइनेंसिंग के लिए टू सोर्सेज आर देयर, जहां से आपको पैसा मिल जाएगा। आपको भी पता है कि दो सोर्स होते हैं, पहला होता है शॉर्ट टर्म सोर्सेज और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे आपको शॉर्ट टर्म बैंक लोन मिल गया, शॉर्ट टर्म के लिए आपके क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल हो गया, तो ये सब शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या है, जैसे आपकी शेयर कैपिटल हो गई, फिर आपके डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन हो गया बैंक से। तो अब बात ये आती है कि अगर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए आपको जो अमाउंट चाहिए वो कहां से आएगा, शॉर्ट टर्म से आएगा या लॉन्ग टर्म से आएगा। तो इसको लेकर के हमारे पास कुछ अप्रोचेज हैं, या फिर यूं कह लो कि अगर ये डिसाइड करना है कि करंट एसेट का कितना पोर्शन शॉर्ट टर्म से आएगा और कितना पोर्शन लॉन्ग टर्म से आएगा, ये डिसाइड करना होता है। तो ये डिसीजन डिपेंड करता है
अप्रोचेज के ऊपर कि आप कौन सी अप्रोच को लेके फॉलो करते हो, आप कौन सी पॉलिसी अपनाते हो। तो 3 अप्रोचेज हैं हमारे पास। These are called the approaches to determine the financing mix for working capital। कि वर्किंग कैपिटल के लिए आपको जो फाइनेंस चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए जो फाइनेंसिंग है वो कैसे होगी, उसकी अप्रोचेस क्या क्या है। तो पहली जो अप्रोच है दैट इज कॉल्ड मैचिंग अप्रोच, और यू कैन से हेजिंग अप्रोच। हेजिंग का मतलब होता है कि एक किस्म से बाड़ लगाना, हेज लगाना, हम लगा देते हैं ना किसी पौधे को बचाने के लिए, हम उसके आसपास बाड़ लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड हेजिंग। तो मैचिंग अप्रोच भी बोलते हैं इसको। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो किसी भी एसेट की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है ना, उसको हम मैच करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड से जो उसके लिए आपको चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द एसेट, कि आपकी जो करंट एसेट है उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, उसको हम मैच करेंगे जो आपको सोर्सेज ऑफ फंड चाहिए उसकी लाइफ से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको स्टॉक 30 दिन में बेचना है, आपका जो स्टॉक है वो 30 दिन के अंदर बिकता है। तो इस स्टॉक के लिए आपको, ये जो हमारी स्टॉक, जो हमारी एसेट है, इसके लिए हमें 30 दिन चाहिए होते हैं बेचने के लिए। तो इसके लिए, स्टॉक के लिए हमें कौन सा सोर्स ऑफ फंड यूज करना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 30 दिन ही हो। तो इसी तरह जैसे मान लो हमारे डेटर्स हैं, तो वो आपको 2 महीने बाद पैसे देते हैं, तो एवरेज उनका पीरियड आ गया 2 मंथ्स आ गया। तो इन डेटर्स के लिए हमें कौन सा सोर्स लेना चाहिए, उस सोर्स से हमें पैसे लेना चाहिए जिसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो 2 मंथ ही हो। तो जिसको जितने महीने के लिए पैसा चाहिए उतने ही महीने के लिए उसको वो सोर्स अपनाना चाहिए। अगर कोई एसेट आपको 2 साल के लिए चाहिए तो 2 साल वाला आप सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर लो, तो यूं हम कह सकते हैं। तो इस अप्रोच के अंदर हम क्या देखेंगे, जो आपका करंट एसेट का जो फिक्स पोर्शन है, ध्यान से सुनना, करंट एसेट का जो फिक्स पोर्शन है जिसको हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, जो आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, जो आपको हमेशा मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, ये हमें लॉन्ग टर्म फंड से लेने चाहिए, क्योंकि ये आपको हमेशा के लिए चाहिए, तो इसको लॉन्ग टर्म फंड से ले लो। इसी तरह जो टेम्परेरी पोर्शन है वर्किंग कैपिटल का, इसको हम टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, जो आपको कुछ टाइम के लिए चाहिए क्योंकि बिजनेस के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ गई है या अचानक से कोई ऑर्डर मिल गया है, तो उस टाइम आपको जो एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है उसको आप ले लो शॉर्ट टर्म फंड से। तो ये बिल्कुल क्लियरली बोल रहा है क्योंकि ये मैचिंग अप्रोच है। तो जो परमानेंट आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, परमानेंट वर्किंग कैपिटल को आपको लॉन्ग टर्म फंड से लेना चाहिए, और जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है उसको आपको शॉर्ट टर्म फंड से लेना चाहिए क्योंकि ये टेम्परेरी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप, 2 सिचुएशन आती है, यहाँ 2 प्रॉब्लम आएंगी आपको, वो प्रॉब्लम देख लो क्या है। देखो, अगर आपको शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए पैसा चाहिए, तो सीधी सी बात है कि शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए पैसा कहां से आना चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड से, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए आपको। अगर आप ये नहीं करते, अगर आप शॉर्ट टर्म एसेट्स को लॉन्ग टर्म फंड से रेज करते हो, जैसे आपको 2 महीने के लिए कैश चाहिए, बट आपने इसके लिए क्या किया, 10 इयर्स के डिवेंचर इशू कर दिए और वो पैसा कहां लगा दिया, कैश की तरह यूज करने लग गए उसको। तो अब ये तो आपको सिर्फ 2 महीने के लिए चाहिए था ना, और आपने लॉन्ग टर्म फंड से इसको ले लिया, तो इसके ऊपर तो आपको 10 साल तक कॉस्ट भरनी पड़ेगी, हर साल हर महीने आपके ऊपर इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फिक्स परसेंटेज पे, जैसे आपने 8% पे लिए, और ये तो सिर्फ 2 ही महीने के लिए चाहिए था आपको, और यहाँ आपको 10 साल तक पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारा गलत है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स को लॉन्ग टर्म फंड से नहीं लेना चाहिए। इससे भी खतरनाक सिचुएशन क्या है कि आपको मान लो लॉन्ग टर्म एसेट्स चाहिए। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या हो सकता है, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये एसेट आपको बिजनेस के लिए चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लॉन्ग टर्म फंड से इसको लेना चाहिए, डिवेंचर इश्यू करो, शेयर इश्यू करो, बट आपने क्या किया, लॉन्ग टर्म फंड से ना करके शॉर्ट टर्म फंड से इसको इश्यू कर दिया। मतलब क्रेडिटर से पैसे ले लिए, या फिर आपने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया बैंक से। अब आपने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया बैंक से, क्या खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए। ये और भी रिस्की है,
इससे रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपको तो शॉर्ट टर्म फंड से लोन लिया आपने, ये लोन आपने 6 मंथ के लिए लिया है बस। ये लैंड तो आप हमेशा के लिए रखोगे अपने पास, और यहाँ आपको पेमेंट फिर करनी पड़ेगी 6 मंथ के लिए। तो आप 6 मंथ बाद पेमेंट कर दोगे, फिर एक लोन ले लोगे, फिर 6 मंथ बाद पेमेंट कर दोगे, फिर लोन ले लोगे, तो ये और भी खतरनाक है। तो हमें क्या पता लगा कि लॉन्ग टर्म फंड्स जो हैं उनको यूज करना चाहिए लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं उनको यूज करना चाहिए शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए। तो ये अप्रोच क्या कहती है, मैचिंग अप्रोच क्या कहती है कि करंट एसेट का वो पोर्शन जो हमेशा फिक्स रहेगा। देखिए मैंने आपको करवाया था पिछले लेक्चरों में कि कुछ वर्किंग कैपिटल आपको हमेशा चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वो जो मिनिमम अमाउंट है वो हमेशा आपके पास, कुछ ना कुछ कैश आपको हमेशा रखना होता है, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल हमेशा आपके पास होना चाहिए। गोडाउन में फिनिश गुड्स रहते ही रहते हैं। तो वो जो परमानेंट अमाउंट हम जिसको बोलते हैं, मिनिमम अमाउंट को हम बोलते हैं परमानेंट अमाउंट, तो वो जो फिक्स पोर्शन है वो परमानेंट रहेगा, इसलिए इसको किससे ले लो, लॉन्ग टर्म फंड से। और वो जो एक्स्ट्रा आपको कभी कभी के लिए चाहिए उसको कहां से ले लो, शॉर्ट टर्म फंड से। तो ये हो गया मैचिंग अप्रोच। अब मैचिंग अप्रोच में देखो क्या है, मैचिंग अप्रोच के अंदर लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, लिक्विडिटी इज वेरी लो। लिक्विडिटी कम क्यों रहती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म को आप लॉन्ग टर्म से ले रहे हो, शॉर्ट टर्म को आप शॉर्ट टर्म से ले रहे हो, तो फालतू वर्किंग कैपिटल तो आप कभी रखोगे नहीं। तो लिक्विडिटी इसमें बहुत लो होती है, रिस्क इसमें ज्यादा होता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होती है। क्योंकि लिक्विडिटी जब कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कैश, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया, आपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया, तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, लिक्विडिटी आपकी कम होगी और रिस्क भी ज्यादा होगा। रिस्क ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि आपने कभी भी एक्स्ट्रा प्रोविजन नहीं किया, जितनी की पेमेंट चाहिए उतनी ही आपने इश्यू करवाई। तो बिजनेस में अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपकी सेल कम हो जाए या आपका एकदम अपॉर्चुनिटी को मिल जाए आपको, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने बिल्कुल पूरा करंट एसेट्स को रख रखा है शॉर्ट टर्म एसेट्स से। तो रिस्क इसमें ज्यादा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होती है और लिक्विडिटी बहुत कम होती है, हम इसको याद रखेंगे। तो अब इसको हम ग्राफ के थ्रू भी देखेंगे। देखिए ये आपका ग्राफ है, तो ये आपका टाइम हो गया इधर एक्स एक्सिस के ऊपर, और इधर आपका वर्किंग कैपिटल का अमाउंट हो गया। तो देखिए ये आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो ये आपकी ये जो इस लेवल पे जो लाइन हम खींच रहे हैं ये आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स। ये करंट एसेट का वो पार्ट है, वर्किंग कैपिटल का वो पार्ट है जो हमेशा फिक्स रहेगा, इसके लिए हम इसको परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो राइटर ने क्या बताया था कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल को किससे लेना है, लॉन्ग टर्म से। तो ये जो पोर्शन है पूरे का पूरा, ये जो आपका पोर्शन है यहां तक जो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो ये जो वर्किंग कैपिटल है इतना जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये कहां से लेंगे हम, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। डिबेंचर इशू कर दिए, इक्विटी इशू कर दी, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, क्योंकि ये परमानेंट रहेगी। इसके अलावा टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, परमानेंट से ऊपर जो कभी कभी आपको चाहिए होती है, तो ये आपकी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हो गई। अब ये टेम्परेरी, ये पोर्शन टेम्परेरी है, इधर ये पोर्शन टेम्परेरी है, तो इसको टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और मैचिंग अप्रोच में क्या पता लगा था हमें कि टेम्परेरी जो वर्किंग कैपिटल है उसको किससे लेना है, शॉर्ट टर्म से। तो ये कौन से सोर्सेज होंगे, शॉर्ट टर्म। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहां से लेना है हमने, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लेना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, दैट इज द मैचिंग अप्रोच। तो मैचिंग अप्रोच में हमें क्या पता लगा कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उससे इसको लेना है हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, और जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है उसको लेना है शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। तो ये जो पार्ट आपका है ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लिया जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लिया जाएगा, और ये टोटल वर्किंग कैपिटल होगी, ये टोटल हो गया, ये है टोटल। ये वाला जो पोर्शन है ये है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और ये वाला जो पोर्शन है ये है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी को आपने लेना है शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, परमानेंट वर्किंग कैपिटल को आपने लेना है
लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। दैट इज द मीनिंग ऑफ मैचिंग या फिर हैजिंग, कि जिस हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप इसको ले लीजिए। इसमें लिक्विडिटी आपको कम मिलेगी क्योंकि आप पूरा पूरा ही हमेशा वर्किंग कैपिटल रखते हो, और रिस्क इसमें ज्यादा होगा क्योंकि आपने एक्स्ट्रा लिक्विडिटी नहीं है आपके पास, तो रिस्क ज्यादा रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट जो अप्रोच है दैट इज कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव मतलब पुराने समय की, पुरानी विचारधारा के हिसाब से कंजर्वेटिव अप्रोच। ये अप्रोच क्या कहती है? ये अप्रोच कह रही है कि किसी भी तरह की फाइनेंशियल नीड हो, आपको चाहे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, आप सारी की सारी फाइनेंशियल नीड्स को, फर्म को कहां से फाइनेंस करोगे? लॉन्ग टर्म फंड से। कि आपको चाहे कैश चाहिए, रॉ मटेरियल की पैसा चाहिए, आपने चाहे डेटर्स लेने हैं, लैंड बिल्डिंग खरीदनी है, किसी भी तरह की फाइनेंशियल जरूरत हो आपको, बिजनेस के अंदर आपको कोई भी जरूरत है, उसका पैसा कहां से लिया जाएगा? लॉन्ग टर्म फंड से। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच। तो शॉर्ट टर्म फंड किस लिए यूज करोगे फिर भाई? आप शॉर्ट टर्म फंड सिर्फ यूज करेंगे इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, जब भी कोई इमरजेंसी आ गई तब शॉर्ट टर्म फंड का यूज करेंगे। अदरवाइज हम क्या रखेंगे? हमेशा और हमेशा लॉन्ग टर्म फंड्स को यूज करेंगे। किसके लिए? सभी तरह की जरूरतों के लिए। तो इस तरह की अप्रोच के अंदर लिक्विडिटी हाई होती है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म फंड से पैसा लिया है, लॉन्ग टर्म फंड से आपने पूरा पैसा उठा लिया, आपके पास पैसे ज्यादा रहते हैं, तो आपको लिक्विडिटी बनी रहेगी। लिक्विडिटी का क्या मीनिंग है? कि आपके पास हमेशा कैश रहेगा, रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए और कैश के लिए आपने पैसा कहां से लिया है? लॉन्ग टर्म सोर्सेस। तो आपने डिवेंचर इशू कर लिए तो वो 20 साल तक आपके पास पड़े रहेंगे, तो लिक्विडिटी इसमें ज्यादा होती है। रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा है तो रिस्क बहुत कम है। लॉन्ग टर्म के लिए आपने पैसा उठाया है, पैसा आपके पास पूरा पड़ा है, रिस्क इज वेरी लो, बट प्रॉफिटेबिलिटी इज आल्सो लो। प्रॉफिटेबिलिटी लो क्यों हो गई? देखिए, लिक्विडिटी ज्यादा है, रिस्क कम है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब जब लिक्विडिटी ज्यादा हो गई है तो आपके पास कैश एक्स्ट्रा में पड़ा है, रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा पड़ा है, तो इन सब चीजों में आपने फालतू पैसा लगा रखा है, आपने एक्स्ट्रा पैसा इशू कर रखा है, ठीक है ना। आपको रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए था, आपने डिवेंचर इशू कर दिया 20 साल के लिए, तो लिक्विडिटी तो बढ़ गई, बट वो जो डिवेंचर इशू करने से आपको जो पैसा मिला है वो ऐसे ही पड़ा है बिजनेस में, बेकार पड़ा है वो, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर देगा। कहां वो आपने पैसा बिजनेस में कहीं और किसी काम में लगाया होता, फिर हम क्या करते हैं उसको, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ जाती। तो इसमें हम क्या करते हैं, आई होप यू गॉट द पॉइंट, कि इस अप्रोच के अंदर सारे के सारे फाइनेंशियल नीड जो है वो लॉन्ग टर्म फंड से लिए जाते हैं, और शॉर्ट टर्म फंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही लिया जाता है। और अगर आपके पास कोई फालतू पैसा पड़ा भी है तो हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर। सरप्लस फंड जो पड़ा होता है उसको हम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, ताकि हमें थोड़ा बहुत रिटर्न मिलता रहे। इसका ग्राफ देखिए आप, ग्राफ वही सेम है, ये आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है और ये आपकी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है। क्लियर? तो ये अप्रोच क्या कहती है, ये कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है कि आपको किसी भी तरह की वर्किंग कैपिटल, किसी भी तरह की अगर आपको रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल के लिए, तो कहां से लेंगे? लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। तो ये टेम्पररी के लिए और ये सारे के सारे के लिए कहां से आएगा पैसा? लॉन्ग टर्म सोर्सेज। ये देखो यार, ये राइटर कहते हैं कि आपको किसी भी तरह का पैसा चाहिए वो सारे का सारा कहां से मिलेगा? लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट यहां इकट्ठा हो गया, ये वाला, इसका मतलब क्या था कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ज्यादा है, पैसा आपके पास ज्यादा पड़ा है, रिक्वायरमेंट आपकी कम है, तो ये जो आपको एक्स्ट्रा पैसा जो आपके पास पड़ा है उसको आप कहां इन्वेस्ट कर दोगे? मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर। तो यहाँ ये आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। ये नीचे चला गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपको इतनी वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, अब आपको इतनी वर्किंग कैपिटल चाहिए बस, है ना। तो ये ऐसे चला जाएगा।
तो अब ये जो फालतू आपने ले रखा है पैसा, इसको कहाँ लगा दोगे? मार्केटेबल सिक्योरिटीज के। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कंजर्वेटिव अप्रोच जो है उसमें आपको पूरा पैसा, चाहे टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हो चाहे परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो, वो कहां से लेना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म से। तो इस तरह की अप्रोच के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा होती है, रिस्क कम होता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है। क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा है, पैसा ज्यादा पड़ा है आपके पास, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लिक्विडिटी ज्यादा है तो रिस्क भी कम होता है, क्योंकि पेमेंट का कोई रिस्क नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा आपने लगा रखा है, इसको आप कहां लगा दोगे? मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। लास्ट जो अप्रोच है आपका, उसको हम बोलते हैं एग्रेसिव अप्रोच। तो एग्रेसिव अप्रोच मिक्सचर है किसका? इट्स ए बैलेंस बिटवीन जो हमने अप्रोच की है मैचिंग और कंजर्वेटिव, इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का एक बैलेंस है। देखिए मैचिंग अप्रोच में हम क्या करते हैं, मैं आपको याद दिलवा दूं कि शॉर्ट टर्म एसेट्स जो है वो हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लेते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स जो है वो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेते हैं। ये तो जनरल पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसको हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेंगे, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जो है उसको हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लेंगे। ये मैचिंग अप्रोच कह रही है। कंजर्वेटिव क्या कहती है कि चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हो, कहां से जाएगी? लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो इन दोनों में ही प्रॉब्लम है। इसमें मैचिंग में रिस्क ज्यादा होता है, लिक्विडिटी कम होती है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है। कंजर्वेटिव में लिक्विडिटी ज्यादा होती है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म से लेते हो, रिस्क कम होता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है। तो इन दोनों में ही प्रॉब्लम थी, तो इसलिए हम एक बैलेंस बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रेसिव अप्रोच। तो एग्रेसिव अप्रोच जो है, इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों की बजाय? तो एग्रेसिव अप्रोच के अंदर जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, वो तो सेम रहते हैं जैसे कि मैचिंग अप्रोच में थे। मैचिंग अप्रोच में आप क्या लेते थे? लॉन्ग टर्म सोर्सेज किस लिए लेते थे? परमानेंट वर्किंग कैपिटल की। आपको याद होगा, देख लीजिए, ये रहा मैचिंग अप्रोच। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो थे हमारे, वो हम किस लिए लेते थे? परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए। तो एग्रेसिव अप्रोच में भी हम यही रखेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो हैं उनको हम उतना ही रखेंगे जितना कि मैचिंग अप्रोच में रखते थे। बट द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट इज मेंटेन्ड एट ए हायर लेवल देन द मैचिंग अप्रोच। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि मैचिंग अप्रोच के अंदर जितना आप लॉन्ग टर्म फंड्स को यूज करते थे वो सेम रहेगा इस अप्रोच में भी, बट जो शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे? ज्यादा लेके चलेंगे हायर लेवल के ऊपर। देखिए कैसे होगा। ये एग्रेसिव अप्रोच है, ये आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है नीचे, इसको तो हम उतना ही रखेंगे जितना हम कौन सी अप्रोच में रख रहे थे? मैचिंग अप्रोच में। तो फिर फर्क क्या है? हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को ज्यादा रखेंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो हैं उनको थोड़ा ज्यादा लेके चलते हैं। तो ये इतना हमने शॉर्ट टर्म ले लिया, तो यहां से लेकर के यहां तक हमने शॉर्ट टर्म सोर्सेज ले लिया और इसको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से यूज करेंगे। ऊपर आपका जो है वो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल चलती रहेगी। क्लियर? तो ये जो परमानेंट पोर्शन है ये वाला, ये तो होगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, और ये जो हमने एक्स्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए बचा के रखा है उसको हम कहां से लेंगे? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिस से, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, और ऊपर ये आपकी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल चलती रहेगी। तो ये आपको एक बैलेंस देता है इन दोनों अप्रोचेस के बीच में। क्लियर? तो इस अप्रोच के अंदर आपको क्या फायदा होगा वो आप देख लीजिए। मैं आपको तीनों अप्रोचेस का बता देता हूं अभी एक स्क्रीन के ऊपर। देखिए मैचिंग अप्रोच जो थी, पहली अप्रोच आपकी मैचिंग थी, दूसरी आपकी कंजर्वेटिव थी, और तीसरी आपकी अग्रेसिव थी। मैचिंग अप्रोच में आप क्या करते थे
परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है वो कहां से लोगे? लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जो है वो कहां से लोगे? शॉर्ट टर्म सोर्सेज। कंजर्वेटिव के अंदर चाहे परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो चाहे शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल हो, कहां से लोगे आप? लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। तो मैचिंग अप्रोच के अंदर लिक्विडिटी बहुत कम होती है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह कंजर्वेटिव अप्रोच के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, रिस्क बहुत कम होता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत कम होती है। अग्रेसिव अप्रोच क्या है? इन दोनों अप्रोचेस का मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे है कि ये जो पार्ट है ये सेम रहेगा। परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेंगे, क्योंकि इसमें भी आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ले रहे हो, इसमें भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ले रहे हो, तो वो हमने लेके चले हम। अब इसके अंदर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जो है वो आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लेते हो, और इसके अंदर जो आपकी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल कह लो या टेम्परेरी कह लो, उसको आप लॉन्ग टर्म से लेते हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जो है उसको थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे। किसके मुकाबले में? मैचिंग के मुकाबले में। यहां जो आपने वर्किंग कैपिटल रखी है इससे थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे हम। फिर इससे क्या होगा, हमारे को फायदा मिलेगा। तो ये आपका ये पार्ट हो गया। परमानेंट वर्किंग कैपिटल आपकी सेम रहती है, बट आप क्या करते हो, ये जो आपका पोर्शन है ये वाला, ये आप एक्स्ट्रा हाई रखते हो शॉर्ट टर्म सोर्सेज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द aggressive approach, conservative approach and permanent approach। अब लास्ट पॉइंट आता है कि hedging और कंजर्वेटिव अप्रोच में ट्रेड ऑफ रखना क्यों जरूरी है, इन दोनों में बैलेंस रखना क्यों जरूरी है। देखिए, ये हमें पता लगा था कि hedging अप्रोच जो है, hedging अप्रोच में रिस्क ज्यादा होता है, कॉस्ट कम लगती है, क्योंकि आप उतने ही टाइम के लिए वर्किंग कैपिटल लेते हो जितने टाइम के लिए रिक्वायरमेंट होती है। फालतू वर्किंग कैपिटल नहीं आप लेते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, तो कॉस्ट आपकी कम होती है, रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। जबकि कंजर्वेटिव अप्रोच जो है उसमें आप सारे ही सोर्सेज लॉन्ग टर्म से ले रहे हो, तो उसमें कॉस्ट ज्यादा होती है, रिस्क कम होता है। तो दोनों ही अप्रोचेस में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी। तो ट्रेड ऑफ कहां आएगा? ट्रेड ऑफ का मतलब है कि बैलेंस कैसे बनेगा। तो बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट जो आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल, उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। पहले मिनिमम अमाउंट निकाल लेंगे और एक मैक्सिमम अमाउंट निकाल लेंगे, किसका, कितनी वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए, उसका एवरेज ले लेंगे आप। फॉर एग्जांपल, हमें पता लगा कि मिनिमम जो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए वो चाहिए 5 लाख रुपए, और मैक्सिमम जो वर्किंग कैपिटल होगी वो हो सकती है 6 लाख रुपए, कि कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए और मैक्सिमम 6 लाख रुपए। तो 5 और 6 के बीच में आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो इसका एवरेज ले लेंगे हम। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 5,50,000, 5,50,000। तो अब राइटर क्या कह रहे हैं कि आपको जो मिनिमम चाहिए ना, मिनिमम, वो तो आप ले लो लॉन्ग टर्म से। 5 लाख मिनिमम है तो इसको ले लो लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ले लो इसको। और ये जो 50,000 आपको एक्स्ट्रा चाहिए मिनिमम से ऊपर, इसको कहां से ले लो, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रेड ऑफ आ जाएगा, एक बैलेंस बन जाएगा। तो ये बैलेंस हो गया हेजिंग और कंजर्वेटिव अप्रोच। तो फिर इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का एक मिक्सचर रखना चाहिए। जो आपकी फिक्स पोर्शन है, जो आपका मिनिमम कह लो या फिक्स अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है, वो तो लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, और जो आपका टेम्परेरी अमाउंट है वो लेना चाहिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज। सो ये आपकी तीनों अप्रोचेस थी, और इनमें से एग्रेसिव अप्रोच जो है वो एक बैलेंस बनाती है, और ट्रेड ऑफ भी आप कर सकते हो हेजिंग और कंजर्वेटिव में, एवरेज ले सकते हो। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है ये डीके गोयल और शैली गोयल की बुक से करवाया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।